Hello and welcome to study LVR कनौल। गाइस, आज की हम हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज़ का जो पार्ट 11 है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमने पार्ट 10 है जो पिछले कल पढ़ा था उसको रिकैप करेंगे। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज़ का जो पार्ट 10 है वो पिछले दिन हमने डिस्कस किया था, तो उसके अंदर हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उनको एक बार रिकैप करते हुए आगे चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने फुलैज फेयर सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो फुलैज जो फेयर है जिसको हम उख्यांग के नाम से भी जानते हैं, बेसिकली ये फेस्टिवल ऑफ फ्लावर है। ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में काफ़ी लोकप्रिय रूप से जो है वो इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, फुलैज बेसिकली फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स है, ठीक है, उख्यांग भी कहा जाता है इसको। विच रिवर इज मेंशन्ड एज इरावती इन संस्कृत। तो संस्कृत में इरावती कहा गया है रावी को, और रावी नदी को पुरुषनी कहा जाता है ऋग्वैदिक या वैदिक काल में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था व्हेन डिड माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट मनाली कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये आया था 1961। बेसिकली ये हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम के साथ जो है वो इसका नाम जुड़ा हुआ था। पूरा नाम क्या था इसका? अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स। 19 सितंबर 1961 में जो है वो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो ये हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ एडवांस स्टडी इंस्टीट्यूट। तो एडवांस स्टडी इंस्टीट्यूट को कहा जाता था वाइसरेगल लॉज, है ना, वाइसरेगल लॉज, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन जो डिस्कस किया था हमने, विच प्लेस ऑफ एचपी इज नोन एज एलोरा एंड अजंता ऑफ एचपी। तो ये कहा जाता है मसरूर रॉक का टेम्पल जो है, मशरूर एकाशम जो मंदिर है उसको कहा जाता है एलोरा, और अजंता बेसिकली ताबो मठ को कहा जाता है। तो इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। और सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था, धामी प्रेम प्रचारणी सभा। इसको 1937 ईस्वी में भागमल सोठा जी के द्वारा इसको सेटअप किया गया था, ठीक है, जो कि धामी कोली कांड के जो मुख्य अभिनेता रहे थे। तो ये थी बेसिकली पार्ट 10 की एनालिसिस। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हिमाचल प्रदेश जीके का पार्ट 11, जिसके अंतर्गत हम हिमाचल प्रदेश का जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का, वो है हिमाचल प्रदेश का जो टेट हुआ था 2019 में पंजाबी के लिए। उसमें से हम जून वाला जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज जो डिस्कस करेंगे वो होगा नवंबर 2019। 2 बार हुआ था, जून वाला हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे नवंबर 2019 वाला। उसमें से जो हिमाचल प्रदेश जीके पूछा गया था उसकी एनालिसिस करेंगे आज हम, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश जीके की जो इसमें वेटेज रही थी वो थी 9 क्वेश्चन, ठीक है, 9 क्वेश्चन। और जो जून वाला था उसमें 6 क्वेश्चन। तो देखो, आपको वैरायटी तो देखने को मिलेगी। आप एक फिक्स क्राइटेरिया या सर्टेनिटी आप निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि हिमाचल प्रदेश जीके की जो इस तरह के एग्जाम होते हैं उनमें कितनी वेटेज रहेगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच राजा ऑफ चंबा ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ हिज स्टेट फ्रॉम भरमौर टू चंबा। चंबा का कौन सा राजा था जिसने अपनी राजधानी को भरमौर से चंबा जो है वो स्थानांतरित कर दिया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था बेसिकली। तो ऑप्शन थे साहिल वर्मन, मेरू वर्मन, आदित्य वर्मन या प्रकाश वर्मन। तो इस क्वेश्चन पर हम बाद में आते हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं। देखो, जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था तो उस समय कुल हिमाचल प्रदेश में 30 रियासतें थी, ठीक है, 30 रियासतें। तो उनमें से एक रियासत हुआ करती थी चंबा।
ठीक है, उन 30 रियासतों में से एक रियासत रही है चंबा। और इस रियासत की जो स्थापना की थी वो की थी 550 ईस्वी में। एक अयोध्या से सूर्यवंशी राजा हुए हैं मेरुवर्मन। मेरुवर्मन इन्होंने की है चंबा रियासत की स्थापना। और जब इन्होंने इस रियासत की स्थापना की थी तो उन्होंने इसकी जो राजधानी थी उसको रखा था ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर ब्रह्मपुर ठीक है, ब्रह्मपुर जिसे आज के टाइम में हम जानते हैं भरमौर के नाम से। उन्होंने इसकी राजधानी भरमौर को बनाया। ठीक है, फिर क्या होता है कि काफ़ी 2-3 राजा जो इनके उत्तराधिकारी हैं वो इस पर राज करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर एक 5th नंबर पे आते हैं साहिल वर्मन। साहिल वर्मन एक राजा होते हैं इस रियासत के। 920 से 940 ईस्वी के जो दौरान है इनका कार्यकाल रहा है चंबा रियासत में। ये चंबा रियासत के राजा बनते हैं। ठीक है, तो ये जो इनको जो प्रॉपर चंबा वाली जगह है ना वो काफ़ी पसंद आती है। प्रॉपर चंबा वाली जगह जो है इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और वो इस जगह का नामकरण जो है वो 920 ईस्वी में वो यहाँ पर आए, इस जगह पर आए और इनको ये जगह काफ़ी अच्छी लगी और इसका नामकरण उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर कर दिया और उनकी बेटी का नाम था चंपावती। चंपावती ठीक है, इसके नाम पर उन्होंने इस जगह का नाम जो है वो चंपावती के नाम पर चंबा शहर जो है वो रख दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबा शहर की स्थापना किसने की थी, तो साहिल वर्मन ने। कब? 920 ईस्वी में। ठीक है, तो वो चंबा शहर वाले की बात कर रहा है, पूरी चंबा रियासत की बात नहीं हो रही यहाँ पर। ठीक है, तो चंबा शहर जो है उसने नाम रख दिया। फिर क्या किया उन्होंने, अपनी इस जो रियासत की राजधानी थी पहले भरमौर थी, तो इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने चंबा शहर की स्थापना की तो उन्होंने जो अपनी कैपिटल थी अपने उस रियासत की तो वो उसको भरमौर से चेंज करके क्या कर दिया, चंबा शहर बना दिया। ठीक है, चंबा शहर। और इसको चेंज करने का जो सुझाव दिया था बेसिकली वो उनके गुरु थे योगी चरपटनाथ। इनके आदेश पर या उनके सुझाव पर उन्होंने ये कार्य किया था। ठीक है, तो देखो यहाँ क्वेश्चन किसने चेंज किया था, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो इसका राइट आंसर होगा साहिल वर्मन। साहिल वर्मन। मेरुवर्मन तो बेसिकली इस रियासत के फाउंडर थे। इन्होंने कैपिटल चेंज नहीं की थी। कैपिटल को चेंज करने वाले जो राजा हुए हैं वो हुए हैं साहिल वर्मन। ठीक है, साहिल वर्मन जी के 10 पुत्र हुए हैं और एक पुत्री। ठीक है, इसके पीछे एक फैक्ट है, इनके 10 पुत्र, उनके पास पहले कोई संतान नहीं थी। ठीक है, इनके पास जो साहिल वर्मन थे इनके पास कोई संतान नहीं थी। तो जो बेसिकली उन्होंने जो 84 जो योगी हुए हैं उन्होंने उनको एक वरदान दिया था कि आपके पास 10 पुत्र और एक पुत्री होगी। और उन योगियों के जो प्रमुख नेता थे वो थे योगी चरपटनाथ, जो आगे जाकर जो है तो इनके गुरु बने थे बेसिकली। ठीक है, योगी चरपटनाथ। इनके आशीर्वाद से इनको 10 पुत्र और एक पुत्री की जो है वो प्राप्ति हुई थी। इनकी पत्नी का नाम था सुनैना देवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनकी पत्नी का नाम सुनैना देवी। इन्होंने चंबा बेसिकली चंबा रियासत में जो है वो एक बार पानी लाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। बलिदान। ठीक है, और इनके बलिदान की याद में ही आज भी चंबा में सोही मेला लगता है। सोही मेला अप्रैल के मंथ में। ठीक है, और जिसमें बेसिकली महिलाएं और बच्चे भाग लेते हैं और उन्हीं की याद में एक सुकरात जो वहाँ का एक लोकगीत है उनके बलिदान को दर्शाता है। तो शुक्रात कहाँ का लोकगीत है, डिस्ट्रिक्ट चंबा का। और ये किससे संबंधित है, रानी सुनैना देवी से। ठीक है, इसके इनफैक्ट साहिल वर्मन ने इसके साथ साथ चंबा में का एक फेमस लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, इसको भी एस्टैब्लिश किया था। यहाँ से ही मणिमहेश यात्रा जो है वो उसकी शुरुआत होती है, लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा शहर में। ये प्रॉपर चंबा जो है, प्रॉपर चंबा में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लक्ष्मी नारायण टेम्पल। काफ़ी और भी इन्होंने मंदिर बनाए थे लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा ये देखो, ये थी भरमौर सिटी। ये है वर्तमान में भरमौर सिटी। ये थी पहले चंबा रियासत की राजधानी। लेकिन इसके बाद चंबा सिटी साहिल वर्मन ने इसकी खोज की, चंबा शहर की 920 ईस्वी में। और इन्होंने इसकी कैपिटल को इस जगह से बदलकर चंबा सिटी वाली जगह को इसकी चंबा रियासत की राजधानी बनाया। और ये रहा लक्ष्मी नारायण मंदिर जो आपको चंबा सिटी में देखने को मिलेगा। ये बेसिकली इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो था वो साहिल वर्मन ने ही बनाया था। ये रही उसकी एक इमेज। ठीक है,
रिलेटेड क्वेश्चन और फैक्ट डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, ताकि आने वाले एग्जाम में अगर इससे जुड़ा हुआ, साहिल वर्मन जी से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको हम करने में सक्षम हों। ठीक है, तो कुछ फैक्ट डिस्कस करेंगे। साहिल वर्मन ने अपने कार्यकाल के दौरान एक तांबे की मुद्रा चलाई थी, तांबे की मुद्रा, और उसका नाम था चकली। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चकली मुद्रा जो है वो चंबा के किस राजा के द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान एक तांबे की मुद्रा जो चकली थी वो चलाई गई थी, तो वो चलाई थी साहिल वर्मन ने। ठीक है, साहिल वर्मन को ही जो बेसिकली इन्हीं को एक श्रेय दिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश से कौरों और तुरुष्कों के जो दल हुए हैं, इनको यहाँ से हिमाचल प्रदेश से भगाने का, खदेड़ने का जो श्रेय जाता है वो साहिल वर्मन जी को ही जाता है। इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था युगांकर वर्मन, जो कि आगे चलकर इनके उत्तराधिकारी बने। ठीक है, और बेसिकली मैंने आपको अभी बताया कि 84 जो साधु थे उनके वरदान से ही उनके पास 10 पुत्र हुए थे और एक पुत्री हुई थी, पुत्री का नाम था चंपावती। ठीक है, और इनके जो मुख्य थे इन 84 साधुओं के, वो थे योगी चरपटनाथ, जो कि आगे जाकर साहिल वर्मन जी के गुरु बने थे। ठीक है, तो और जो चंबा रियासत, उसके अंतिम राजा रहे हैं राजा लक्ष्मण सिंह। 1935 से 48 तक ये चंबा रियासत के जो हैं वो राजा रहे हैं। ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं वो डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 920 ईस्वी में चंबा शहर की स्थापना किसने की, तो अगर आपने एनालिसिस को ध्यान से सुना होगा तो आई थिंक आपको पता होगा कि 920 ईस्वी में चंबा शहर जो बनाया था वो बनाया था साहिल वर्मन। ये चंबा शहर की बात कर रहा है, चंबा रियासत अलग बात है। चंबा रियासत का अंतिम शासक कौन था, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो मैंने आपको अभी बताया लक्ष्मण सिंह, है ना, लक्ष्मण सिंह। ठीक है, योगी चरपटनाथ का संबंध किस रियासत से था, तो योगी चरपटनाथ बेसिकली गुरु थे साहिल वर्मन जी के, जो कि चंबा रियासत से संबंध रखते हैं। तो योगी चरपटनाथ का संबंध भी किससे हुआ, चंबा रियासत से। चंबा के राजा साहिल वर्मन ने किसके नाम पर चंबा शहर का जो है वो नामकरण किया था, तो उनकी एक अपनी इकलौती बेटी थी चंपावती, उनके नाम पर उन्होंने इस जगह का जो चंबा है उस जगह का, उस चंबा प्रॉपर चंबा वाली जगह का नाम जो अपनी बेटी चंपावती के नाम पर उन्होंने रखा था। ठीक है, प्राचीन काल में चंबा रियासत की राजधानी कहाँ पर थी, तो प्राचीन काल में ये मतलब पुराने समय में पहले तो थी भरमौर, ब्रह्मपुर, जिसको ब्रह्मपुर कहा जाता था, भरमौर, तो बाद में इसका जो है वो नाम पड़ा, और उसके बाद 920 ईस्वी में ये बदल कर बन गई चंबा शहर। ठीक, साहिल वर्मन को भरमौर से चंबा राजधानी स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये उनको सुझाव दिया था बेसिकली उनके गुरु योगी चरपतनाथ जी के द्वारा। ये सुझाव उनको जो है वो राजधानी को बदलने का सुझाव उन्हीं के द्वारा दिया गया था, उनके गुरु के द्वारा। ठीक है, तो ये थी इस क्वेश्चन की एनालिसिस। आई होप आने वाले एग्जामों में ये जो एनालिसिस है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी। तो मूव करेंगे हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो इस एग्जाम में पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन था, सुकेती फॉसिल पार्क is in the district of ऑप्शन ए मंडी, बी सिरमौर, सी शिमला और डी चंबा। देखो, अगर आपने मेरे प्रीवियस पार्ट्स को देखा होगा तो आपको शायद ये क्वेश्चन जो है वो कम से कम 3-4 बार रिपीट हो चुका है और इसको काफ़ी डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सुकेती फॉसिल पार्क, है ना। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन पर आने से पहले ये डिस्कस करते हैं। देखो, फॉसिल पार्क होता क्या है। फॉसिल पार्क बेसिकली एक ऐसी जगहें या ऐसे जहाँ पर हमें जो प्री हिस्टोरिक काल के जो जानवर हुए हैं या मनुष्य हुए हैं, कुछ भी जो चीज़ें रही हैं उनके बारे में साक्ष्य मिलते हैं, उसको बोला जाता है जीवाश्म। ठीक है, जीवाश्म। तो देखो, सुकेती फॉसिल पार्क ये कहाँ पर है। तो सबसे पहले सुकेती एक जगह है, कहाँ पर, नाहन में। ठीक है, एक जगह है नाहन में, और नाहन है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। ठीक है, वहां पर क्या हुआ था, सुकेती में क्या हुआ था कि 1972 ईस्वी में जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसको प्री हिस्टोरिक काल के जो जानवर हुए हैं वहां पर उनके साक्ष्य मिले।
ठीक है, साक्ष्य मिले। तो उन्होंने इसको क्या कर दिया, इस 1974 में वो क्या करते हैं, इसको एक पार्क का जो है वो दर्जा दे देते हैं और उसका नाम रखते हैं शिवालिक फॉसिल पार्क, शिवालिक जीवाश्म पार्क, क्योंकि ये कहाँ पर है, सुकेती में। इसीलिए इसको शिवालिक के साथ साथ सुकेती जीवाश्म पार्क भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर पड़ा, सिरमौर, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। और अगर पर्टिकुलर प्लेस तो नाहन, और पर्टिकुलर प्लेस तो सुकेती। सुकेती पड़ता है नाहन और नाहन पड़ता है सिरमौर। तो ठीक है, ये यहाँ पर आपको एक सुकेती लेक, इनफैक्ट मैंने आपको पहले भी बताया है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में 2 लेकें हैं सिर्फ, एक सुकेती और एक रेणुका। ठीक है, रेणुका लेक जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है। ठीक है, तो सुकेती झील के किनारे स्थित है एक सुकेती झील के आसपास वाला एरिया ही उसको जो है वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो जीवाश्म पार्क जो है वो डिक्लेयर किया गया है। और ये दोनों ही किस नदी के किनारे हैं, मार्कंडेय नदी, मार्कंडेय रिवर। ठीक है, और ये भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा जीवाश्म पार्क है, एशिया का सबसे बड़ा जीवाश्म पार्क। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 23 मार्च 1974, 1974 के दिन जो है वो इसकी स्थापना हुई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि 1972 ईस्वी में यहाँ पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो एक सर्वेक्षण किया गया था, उस दौरान उन्हें प्रीहिस्टोरिक, प्रागैतिहासिक काल के दौरान जो जानवर रहे हैं उनके यहाँ पर जीवाश्म मिले। ठीक है, इसके ये रेस की एक इमेज देखो, ये है उसकी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी इनॉग्रेशन की जाती है 23 मार्च 1974। ठीक है, और इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये हैं उसके अंदर कुछ जो फॉसिल पार्क हैं, कुछ नमूने इस प्रकार से वहाँ पर लगाए गए हैं जो ये दर्शाते हैं कि प्रीहिस्टोरिक काल में जो है वो इस जगह में किस किस टाइप के जो जानवर हैं वो रहे होंगे। तो ये कुछ इमेजेस हैं जिससे आप इस जीवाश्म पार्क के बारे में जो है वो अपने माइंड में इमेजेस जो हैं वो बना सकते हैं। ये रेणुका लेक जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में आपको देखने को मिलती है। तो देखो, इसके अलावा जो है वो आपको नाहन में कुछ और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, जैसे कि लेंटन मेमोरियल, ये नाहन में है, लेंटन मेमोरियल। ठीक है, इसके अलावा आपको जातक दुर्ग, मोती महल, शीश महल, ये सारी की सारी जो इम्पोर्टेंट एक वेल्डिंग्स हैं या स्मारक हैं वो नाहन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा रानी ताल बाग, ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, रानी ताल बाग ये भी कहाँ पर है, नाहन में। ठीक है, इसके अलावा ऋषिकल्पी मेमोरियल ये आपको देखने को मिलता है पांवटा साहिब, ऋषिकल्पी मेमोरियल। और किला लोहगढ़ ये भी आपको पांवटा साहिब में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थी इस क्वेश्चन की एनालिसिस। प्रीवियस जो पार्ट हैं उनमें भी इसकी जो इस क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार रिपीट होता है। तो आई थिंक आने वाले एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन रिपीट होगा। लेकिन हाँ, इससे इसी क्वेश्चन से काफ़ी अलग तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से, आपको और हमें दोनों को ही इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो मूव करेंगे हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन HP? हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर। बेसिकली ग्लेशियर होता क्या है, एक बर्फ़ का पहाड़ है ना, एक बर्फ़ का, उसको हम समुद्र कह दें या एक नदी कह दें, तो कोई अतिशयोक्ति जो है वो इसमें नहीं होगी। तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो कौन सा है, दुधौन, ब्यास कुंड, मुकिला या बड़ा शिगरी। ठीक है, बड़ा शिगरी। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे पहले हम देखते हैं ये होती है ग्लेशियर। ग्लेशियर होते क्या हैं, ग्लेशियर बेसिकली एक बर्फ़ की चट्टान, बर्फ़ के पहाड़। ठीक है, ये जो है वो जब बर्फ़ पड़ती हैं तो ये जो है वो एक तरह चोटी का रूप ले लेते हैं और धीरे धीरे गर्मियों के दिनों में पिघलते हुए जो है वो विभिन्न नदियों को जल प्रदान करते हैं। तो नदियों को जो है वो उद्गमित होने के या उनके जो वाटर का सोर्स होते हैं बेसिकली वो ग्लेशियर ही होते हैं। ठीक है, तो हमसे तो ये पूछा है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर ये कौन सा है,
तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा बर्फ का पहाड़ है उसका नाम है बड़ा शिगड़ी। बड़ा शिगड़ी ये एक हिमनद कह लीदी, हिमनद भी कह सकते हैं इसको, या ग्लेशियर भी कह सकते हैं। ये आपको लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, लाहौल स्पीति। इनफैक्ट जो बड़ा शिगड़ी हमारा जो ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश में, ये विश्व का या हिमालयन रीजन का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पहले नंबर पे आता है हिमाद्री और सेकंड पे आता है हमारा बड़ा शिगड़ी। हिमाद्री की जो लेंथ है, लंबाई है, वो 30 किलोमीटर है और जो बड़ा शिगड़ी है उसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। ठीक है, और बड़ा शिगड़ी जो है वो चंद्रा घाटी का ग्लेशियर है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी जो इस ग्लेशियर को खोजा था वो खोजा था 1906 में वाकर और EH पास्को नाम के जो 2 व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने इस ग्लेशियर को जो था वो खोजा था। ये सबसे पहले पता लगाया था इस ग्लेशियर के बारे में। ठीक है, देखो लाहौल स्पीति ग्लेशियर को मैं लाहौल स्पीति के डिस्ट्रिक्ट में जो ग्लेशियर है उनको याद रखने के बारे में हम एक कोशिश करते हैं। देखो लाहौल स्पीति में बेसिकली 3 घाटियां आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेंगी। एक है चंद्रा घाटी, एक है भागा घाटी और एक है पत्तन घाटी। ये आपको लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगी। ठीक है, चंद्रा घाटी में आपको बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर देखने को मिलेगा, गेफांग इंपॉर्टेंट, चंद्रा और कुल्टी और पाचा, ये मेन जो, इसके अलावा भी और भी हैं लेकिन ये काफ़ी लोकप्रिय रूप से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये वहाँ के लोकप्रिय भी हैं, तो इनको याद रखना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो कौन कौन से? चंद्रा घाटी में आपको बड़ा शिगड़ी, गेफांग, चंद्रा, कुल्टी और पाचा, ये वाले जो ग्लेशियर हैं या हिमनद है, ये आपको हमें जो है वो चंद्रा घाटी में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भागा घाटी में हमें देखने को मिलेगा लेडी ऑफ केलोंग, वेरी इंपॉर्टेंट, लेडी ऑफ केलोंग, मुकिला अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और भागा ग्लेशियर। ठीक है, इसके अलावा पत्तन घाटी में आपको देखने को मिलेगा सोना पानी, पेराद और म्यार। ठीक है, ये ग्लेशियर हमें जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की जो विभिन्न घाटियाँ हैं वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कई बार वो पर्टिकुलर घाटी पूछकर जो है वो ग्लेशियर के बारे में हमसे जानना चाहता है, तो आई थिंक इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देखो क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए, देखो म्यार हिमनद ये किस जिले में स्थित है? तो देखो म्यार जो है वो पत्तन घाटी में स्थित है और पत्तन घाटी है लाहौल स्पीति। ठीक है, तो म्यार कहाँ पर है? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो लोकेटेड एक शिगड़ी है, एक ग्लेशियर है या एक हिमनद है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की लोकल भाषा में हिमनद को किस नाम से जानते हैं? तो हिमाचल प्रदेश की लोकल भाषा में हिमनद नहीं कहा जाता, ग्लेशियर भी नहीं कहा जाता, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक शब्द होता है शिगड़ी का मतलब ही होता है हिमनद या ग्लेशियर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा शिगड़ी, ये कहाँ पर है? तो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति, और पर्टिकुलर अगर उसने वैली पूछी तो चंद्रा वैली। ठीक है, दुधौन ग्लेशियर, दुधौन जो है वो कुल्लू में आपको देखने को मिलेगा, दुधौन। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पाचा और कुल्टी जो है वो ग्लेशियर स्थित हैं? तो वो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। ये रही बड़ा शिगड़ी की इमेज। ये बेसिकली ये बर्फ के पहाड़ हैं जो गर्मियों के दिनों में पिघलते हैं, और ये चंद्रा नदी, ये जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है बेसिकली चंद्रा नदी के उद्गमित होने का जो है वो मुख्य रूप से योगदान निभाता है, क्योंकि जब जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है इसका जो बर्फ है जब पिघलता है तो वो चंद्रा नदी को इसमें भरपूर रूप से पानी उपलब्ध करवाता है। ठीक है, ये बड़ा शिगड़ी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एक लार्जेस्ट ग्लेशियर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति, इंडिया। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द हिमालयाज आफ्टर गंगोत्री, हिमाद्री, जिसको हिमाद्री भी कहते हैं। बोथ आर अराउंड 30 किलोमीटर लॉन्ग। द ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द चंद्रा वैली ऑफ लाहौल। द ग्लेशियर फीड्स द चिनाब रिवर। ये चिनाब रिवर की जो एक मेनली मुख्य धारा है चंद्रा, उसको जो है वो जल प्रदान करता है। ठीक है, तो ये थी सेकंड क्वेश्चन की एनालिसिस, थर्ड क्वेश्चन की एनालिसिस। मूव करेंगे हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ।
फोर्थ क्वेश्चन जो इस एग्जाम में पूछा गया था वो था, इन विच रीजन ऑफ HP इज भगाटी डायलेक्ट इज स्पोकन। भगाटी जो हिमाचल, मैं आपको यहाँ से रिलेट करके चीज़ें समझाऊंगा, याद नहीं रखनी आपने। भगाटी ये नाम से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कांगड़ी कांगड़ा में बोली जाती है, ठीक है, ऊना में भी बोली जाती है, हमीरपुर में भी इसके साथ जो कांगड़ा के साथ सटे एरिया है वहाँ पर कांगड़ी बोली जाती है, मंडियाली मंडी में। तो ये बेसिकली डायलेक्ट होती हैं जो एक पर्टिकुलर जो रीजन है वहाँ पर जो है वो उनको बोला जाता है। तो देखो हमें पूछा है भगाटी, ये कहाँ पर बोलते हैं? मंडी में, कुल्लू में, सोलन में या चंबा में। तो इसको रिलेट करेंगे, हमें सिर्फ इसको रटने की कोशिश नहीं करनी है। देखो भगाटी, मैंने आपको जब प्रीवियस पार्ट समझाए थे तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि देखो हिमाचल प्रदेश का जो नामकरण हुआ था वो हुआ था बघाट जगह पर। बघाट रियासत थी, वहाँ पर एक सभा हुई थी, तो वहाँ पर एक संस्कृत के विद्वान हुए थे आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा, उन्होंने हिमाचल प्रदेश का जो है वो नामकरण किया था। तो देखो बघाट जो रियासत थी वो पड़ती थी सोलन में, आज जो वर्तमान में सोलन में है ये वाली जगह, बघाट रियासत वाली जगह। और यहाँ पर पर्टिकुलरली एक डायलेक्ट बोली जाती है, उसका नाम है बघाटी। बघाटी बोली तो कहाँ पर बोली जाती है? ये सोलन में। और याद रखने का तरीका ये है कि जो हिमाचल प्रदेश का जो नामकरण जिस स्थान पर हुआ था उस जगह का नाम था बघाट। बघाट यहाँ पर सभा हुई थी, और हिमाचल प्रदेश का जो नामकरण किया था वो किया था आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा। संस्कृत के ये बहुत महान विद्वान हुए हैं, इनके द्वारा हिमाचल प्रदेश का जो है वो नामकरण किया गया। इसके अलावा सोलन में तीन बेसिकली हिमाचल प्रदेश के सोलन में 3 उपबोलियां बोली जाती है। बघाटी जहाँ पर बघाट रियासत हुआ करती थी वहाँ पर बोली जाती है, भगलानी भगलानी, और एक हिंडोरी। हिंडोरी नालागढ़ के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर हिंडोरी लैंग्वेज जो है वो या डायलेक्ट जो है वो बोली जाती है, ठीक है। हिंडोर बेसिकली नालागढ़ का ही प्राचीन नाम था, ठीक है। इसके अलावा बिलासपुर में आपको देखने को मिलेगी कहलूरी, कहलोरी बोली, क्योंकि जो बिलासपुर का जो प्राचीन काल में कहलूर के नाम से जाना जाता था, तो वहाँ पर कौन सी बोली हुई? कहलोरी। और कहलूरी भाषा को जो 6 वर्गों में जो है वो डिवाइड किया गया था टी ग्राहम बेली ने, एग्जाम में पूछा गया है इसलिए इम्पोर्टेंट है। जो बिलासपुर की जो कहलूरी बोली है उसको 6 जो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था वो किया था टी ग्राहम बेली के द्वारा। मंडी जिले में कौन सी डायलेक्ट बोली जाती है? तो मंडियाली, मंडियाली, ठीक है। महासवी जो बोली जाती है वो बोली जाती है शिमला और सोलन में। महासवी, क्योंकि शिमला वाला जो रीजन था जो उसको महासू के नाम से जाना जाता था, तो महासवी बोली जो है वो शिमला और सोलन में बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश की जो बेसिकली पहाड़ी भाषा में आपको 36 जो डायलेक्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगी, ठीक है। रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन है ये। और लास्ट क्वेश्चन इसमें एक ये पूछा गया था कि ग्रेयर्सन एक भाषाविद हुए हैं, जब उन्होंने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण कर रहे थे वो तो पहाड़ी भाषा को उन्होंने 3 वर्गों में बांटा था। 3 वर्गों में बांटा था। उसमें से हिमाचल में जो पहाड़ी भाषा बोली जाती है उसे कौन सी भाषा कहा था उन्होंने? तो देखो जो हिमाचल प्रदेश है वो हिमालयन रीजन के पश्चिमी भाग में स्थित है, तो यहाँ पर जो पहाड़ी भाषा बोली जाएंगी उसे कहेंगे पश्चिमी पहाड़ी, क्योंकि जो हिमाचल है वो हिमालयन रीजन के पश्चिमी भाग में जो है वो स्थित है, ठीक है। पश्चिमी भाग में स्थित है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको ये भी ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पहाड़ी भाषा उसकी लिपि का नाम क्या है? टांकरी। हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी, और पंजाबी की गुरुमुखी। तो ये स्टैटिक के कुछ पोर्शन थे, आपने इनको ध्यान से याद रखने की कोशिश करनी है। मूव करेंगे हम अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन जो इस एग्जाम में पूछा गया था, इन विच ईयर डिड लाहौल एंड कुल्लू बिकेम ब्रिटिश टेरिटरी? किस वर्ष जो है वो लाहौल और कुल्लू जो रियासतें थी वो ब्रिटिश तंत्र के अधीन आ गई, ब्रिटिश टेरिटरी के अधीन आ गई? तो ये आई थी 1846 ईस्वी में, ठीक है, 1846 AD। तो देखो सबसे पहले इसको फैक्चुअल वे में डिस्कस करते हैं। 1815 में क्या हुआ था बेसिकली कि जो शिमला और उसके जो पहाड़ी रीजन थे वहाँ पर गोरखाओं का अधिकार था, ठीक है। 1815 ईस्वी में शिमला पर जो वो अंग्रेजों का अधिकार नहीं था, बेसिकली यहाँ पर गोरखा राज करते थे। फिर क्या होता है कि
1815 ईस्वी के आसपास जो है वो अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में एक युद्ध होता है। बेसिकली एक नहीं होता, दो युद्ध होते हैं। एक होता है मलौन नामक स्थान पर और एक होता है राम शहर में। ठीक है, यहाँ पर युद्ध होते हैं और इन दोनों युद्धों में बेसिकली जो है वो गोरखा हार जाते हैं। ठीक है, अब गोरखा हार जाते हैं। फिर क्या होता है कि 28 नवंबर 1815 ईस्वी में जो गोरखा के मेन लीडर थे अमर सिंह थापा और अंग्रेजों के बीच में एक ट्रीटी होती है, जिसको हम बोलते हैं, कहाँ पर होते हैं ये, जो आज संजौली है शिमला में, वहाँ पर होती हैं। इसी कारण इसको वहाँ पर एक ट्रीटी हुई थी और इस ट्रीटी का नाम जो है वो संगोली की संधि रखा गया, क्योंकि ये संजौली नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए इसको बोला गया संगोली ट्रीटी। संगोली ट्रीटी है ना, संगोली नामक संजौली में हुई है, शिमला में है ये जगह। तो वहाँ पर ये निर्णय लिए गए कि जो है वो गोरखा जो है वो अपने जो मेन रीजन है उनका नेपाल, ये वहाँ पर चले जाएंगे और उसका जो है वो एरिया डिसाइड किया जाएगा। काठमांडू में एक जो है वो अंग्रेज जो है रेजिडेंट जो है वो रखा जाएगा। ठीक है, इस तरह के उस संधि में जो है वो कुछ निर्णय लिए गए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि ये वहाँ पर उन्होंने हस्ताक्षर किए और 1816 ईस्वी में गोरखाओं ने इसे जो है वो स्वीकार कर लिया। ठीक है, और इसके स्वीकार करने का परिणाम ये हुआ कि शिमला के जो पहाड़ी क्षेत्र थे जिन पर गोरखाओं का नियंत्रण था, ठीक है, वो सारे के सारे अंग्रेजों के अधीन आ गए। ठीक है, अंग्रेजों के उन पर आधिपत्य जो है वो स्थापित हो गया। तो देखो शिमला वाला जो एरिया है वो अंग्रेजों के अधीन आया था ड्यू टू संगोली की संधि के कारण। वो कब हुई? 1815 ईस्वी में, और एग्जैक्ट डेट 28 नवंबर 1800 किसके बीच? गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा और अंग्रेजों के बीच में ये वाली जो ट्रीटी थी वो हुई थी। ठीक है, फिर 1815 ईस्वी में क्या हो गया, जो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र थे जिसको हम ऊपरी हिमाचल के नाम से जानते हैं, वो वाला जो है वो अंग्रेजों के अधीन आ गया एरिया। ठीक है, फिर बचा निचला हिमाचल जो हमारे प्लेन एरिया पड़ते हैं थोड़े से। देखो वहाँ पर वो कैसे आए। 1846 ईस्वी में क्या होता है कि प्रथम सिख और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध होता है लाहौर नामक स्थान पर। लाहौर, सिख और अंग्रेज सिख जो होते हैं और अंग्रेज जो होते हैं वो आपस में लड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इसके निचले क्षेत्र थे ये पहले पंजाब के अधीन आते थे, तो सिख अंग्रेज युद्ध होता है और इसमें बेसिकली सिखों को हार का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, हार होगी सिखों की, तो 9 मई 1846 इसमें फिर लाहौर संधि होती है। लाहौर संधि किसके बीच में? सिख और अंग्रेजों के बीच में। और इस जो लाहौर संधि है इसका प्रभाव ये पड़ता है कि कांगड़ा हो गया, ठीक है, और गुलेर हो गया, जसवा हो गया, दतारपुर हो गया, नूरपुर हो गया, सुकेत हो गया, मंडी हो गया, कुल्लू हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, ये जितनी भी जो निचली रियासतें थी और कुछ ऊपरी क्षेत्र, ये भी किसके अधीन आ गए? ब्रिटिश शासन के अधीन आ गए। तो हमसे तो क्वेश्चन यही पूछा था, हमसे तो पर्टिकुलरली उसने सिर्फ 2 के बारे में पूछा था। वो 2 कौन से थे? उन्होंने हमसे पूछा था एक कुल्लू के बारे में और एक लाहौल स्पीति के बारे में। तो ये तो जो लाहौर संधि के अंतर्गत जो है वो 1846 में जब हुई थी, तो उसके दौरान उसमें ये निर्णय लिया गया कि ये कुल्लू और लाहौल स्पीति ये ब्रिटिश शासन के अधीन होंगे, अब उसका पार्ट बनेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम हो सकते हैं इनमें जो रिमेनिंग बचे हैं इनमें से भी किसी के बारे में पूछा जा सकता है, तो हमें ये ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन ये पूछा गया था प्रीवियस ईयर एग्जाम जो हुए हैं कि गोरखाओं और ब्रिटिश के बीच जो संगोली संधि हुई थी, इसके बीच जो कब इस पर जो है वो हस्ताक्षर कब हुए थे, तो मैंने आपको बताया ईयर, पर्टिकुलर ईयर पूछा था हमसे तो 1815, और एग्जैक्ट डेट पूछता तो 28 नवंबर 1815। ठीक है, और 1816 में इसको जो है वो स्वीकार कर लिया गया। हस्ताक्षर होना अलग बात है, स्वीकार इसको 1816 ईस्वी में उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1815 ईस्वी की जो संगोली की संधि हुई थी का हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा? बेसिकली इसका हिमाचल प्रदेश और एज वेल एज उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है इन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। प्रभाव ये पड़ा कि ये जो क्षेत्र थे वो गोरखाओं के हाथ से निकलकर अंग्रेजों के हाथों में आ गए थे। ठीक है, और क्वेश्चन जो थर्ड है वो किस संधि के द्वारा गोरखाओं ने 1815 ईस्वी में पहाड़ी रियासतों पर अपना जो है वो दावा उनको छोड़ना पड़ा था, ये छोड़ दिया, तो वो हुई थी संगोली की संधि।
1815, 28 नवंबर 1815 में जब संगोली की संधि हुई तो उनको जो है वो पहाड़ी रियासतों पर, हिमाचल प्रदेश की हों चाहे उत्तराखंड की हों, इन पर जो अपना अस्तित्व उन्होंने कायम किया था उसको छोड़ना पड़ा, उनका बेसिकली अपना जो दावा था उससे हटना पड़ा। ठीक है, तो ये थी इस क्वेश्चन की एनालिसिस। मूव करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु फाउंडेड द गुलेर स्टेट, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था कि गुलेर जो रियासत थी वो हिमाचल प्रदेश की 31 रियासतों में से एक थी, तो इसकी स्थापना किसने की थी। बेसिकली गुलेर रियासत के बारे में डिस्कस करते हैं, तब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो देने की कोशिश करेंगे। गुलेर रियासत के जो संस्थापक थे या शासक थे वो थे हरिचंद, प्रथम शासक ने 1405 ईस्वी में जो है वो इस रियासत की स्थापना की थी। बेसिकली मैं आपको एक बात बताता चलूँ, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की एक त्रिगृत, जिसको हम कांगड़ा कहते हैं, वो काफ़ी बड़ी रियासत थी। तो वहाँ से क्या होता है कि धीरे धीरे वो जो बड़ी रियासत थी वो उसके बीच में से छोटी छोटी रियासतें बनने लग पड़ती हैं। जैसे कि पहले त्रिगृत एक काफ़ी बड़ी रियासत थी, उसके बाद वो उसी रियासत का एक टुकड़ा, उसी रियासत के एक हिस्से से एक अलग रियासत निकलती है, जैसे कि पहली बनी जसवां। ठीक है, वहाँ से एक टुकड़ा अलग होकर जो है वो बन जाता है जसवां रियासत। उसके बाद एक और टुकड़ा और बनता है रिमेनिंग पार्ट में से, जिसको हम बोलते हैं गुलेर रियासत। एक फिर गुलेर निकलती है, फिर एक और टुकड़ा बनता है सिवा रियासत, फिर एक और टुकड़ा निकलता है दतारपुर रियासत। तो ये बेसिकली सारे हैं जो रियासतें हैं वो पार्ट रही हैं हमारी त्रिगृत रियासत की, वहाँ से बनी हैं सारी बेसिकली। तो कांगड़ा के राजा बने थे बेसिकली 1405 ईस्वी के आसपास, जो है वो कांगड़ा के राजा हुआ करते थे हरिचंद। हरिचंद जी ने क्या किया कि 1405 ईस्वी में एक कांगड़ा से ही एक अलग रियासत जो है वो उसमें एस्टैब्लिश कर दिया, उसका नाम रखा गुलेर। ठीक है, और इन्होंने इसकी जो राजधानी बनाया वो बनाया हरिपुर। तो हरिपुर जगह आज भी आपको देहरा गोपीपुर वाले जो एरिया है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पर इनके द्वारा ही एक किला भी बनाया गया है, हरिपुर शहर को इन्होंने बसाया था। और इस रियासत का जो अंतिम शासक रहा वो रहा भूप सिंह। ठीक है, इन्होंने इस हरिपुर में एक शहर भी बसाया है और किला भी इनके द्वारा बनाया गया, जिसको हम गुलेर किला या हरिपुर किला के नाम से जानते हैं। गुलेर रियासत से ही फिर देखो, गुलेर रियासत से निकली थी आपकी सिवा रियासत। फिर गुलेर रियासत से क्या होता है, 1450 ईस्वी में शिवानंद रमोल के द्वारा जो है वो सिवा रियासत का जो है वो निर्माण जो है वो कर दिया जाता है। तो देखो गुलेर से निकली है आपकी सिब्बा रियासत, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो देखो गुलेर जो है वो कांगड़ा से अलग होने वाली दूसरी रियासत थी। तो पहली कौन सी हुई है, जसवां, फिर कौन सी निकली, गुलेर, और गुलेर से फिर बनी सिब्बा। ठीक है, तो रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ से पूछा था हु फाउंडेड द गुलेर, जो गुलेर स्टेट है उसको बनाया था हरिचंद। ये इस क्वेश्चन का राइट 1405 ईस्वी में। और 1450 में गुलेर रियासत से ही सिवा रियासत जो है और शिवानंद रमोल के द्वारा जो है वहाँ से बनाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो है यहाँ से पूछे गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि हरिपुर ये किसकी राजधानी थी। तो हमने डिस्कस किया हरिपुर जो रियासत की राजधानी थी वो थी गुलेर, राजा हरिचंद के नाम से संबंधित थी इन्होंने, क्योंकि इस शहर को इन्हीं के द्वारा बसाया गया था। सेकंड क्वेश्चन, कांगड़ा का कौन सा राजा था जो शिकार करते हुए सूखे कुएं में गिर गया था, ठीक है, और उसे मरा हुआ मान लिया गया था। काफ़ी हिस्टोरिकल फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में। बोले कांगड़ा का एक राजा हुआ है जो एक बार शिकार करते हुए सूखे कुएं में गिर पड़ा था और उसे मरा हुआ मान लिया गया था, वो राजा था हरिचंद। ठीक है, लेकिन वो जिंदा था। ठीक है, और राजा हरिचंद को हमारा समझकर किसे कांगड़ा रियासत का राजा बनाया गया था, तो वो बन गया था करमचंद। लेकिन बाद में जो राजा हरिचंद थे वो जिंदा निकले। ठीक है, और कौन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कौन, 4 ऑप्शन दिए थे, हरिचंद, हमीरचंद, रामचंद और अभयचंद। इनमें से जो गुलेर रियासत का शासक नहीं रहा है। तो देखो इसको याद थोड़ी ना करना होता इस तरह के क्वेश्चनों को, हमें बस चीज़ों को समझना होता है। हमीरचंद ने बेसिकली हमीरपुर वाला जो शहर है उसकी स्थापना की थी, तो ये तो नहीं हो सकता।
इनके बारे में पता नहीं, इनके बारे में, इसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं हरिचंद के बारे में, लेकिन हमीरचंद के बारे में तो ये हमीरपुर से संबंधित है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये थी इस क्वेश्चन की एनालिसिस। मूव करेंगे हम अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन जो पूछा गया था कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP उल्हा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है वो लोकेटेड। उल्हा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कहाँ पर है? अगर आपने मेरे प्रीवियस पार्ट देखे होंगे तो मैंने आपको इस नदी के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ाया है, उल्हा। ठीक है, तो ऑप्शन में आने से पहले इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली या पुरानी जल विद्युत परियोजना थी, इसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया था। शानन कहाँ पर है ये? जोगिंदरनगर में, मंडी में। और ये आज वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के अधीन नहीं आती, ये इसको रन करती है पंजाब गवर्नमेंट। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट। ये जो शानन जल विद्युत परियोजना थी, ये बनी थी रीना नदी पर, रीना नदी। लेकिन आज इस नदी का नाम रीना ना होकर है उल्हा खड्ड, उल्हा खड्ड। तो ये खड्ड कहाँ पर हुई? जोगिंदरनगर वाले एरिया में। और जोगिंदरनगर कहाँ पर है? मंडी। तो उल्हा जो जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ पर हुई? इनफैक्ट पे में मंडी में ही हुई। तो अगर आप चीज़ों को लिंक करेंगे, तो कई बार क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है, तो चीज़ों को लिंक करिए, लिंक करने से आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखेगा। ठीक है, तो उल्हा जल विद्युत परियोजना आजकल तो उल्हा जो है वो 1 है, 2 है, 3 है, काफ़ी जो है वो इसके नंबर के बेस पर बन चुकी हैं, तो आपको ये काफ़ी देखने को मिलती हैं। लेकिन ये बेसिकली उल्हा खड्ड पर बनी हुई हैं। रीना नदी इसको पहले कहा जाता था और ये मंडी में है। दिस इम्प्लाइज दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और उल्हा बेसिकली ट्रिब्यूटरी है व्यास नदी की, क्योंकि मंडी से व्यास नदी जो हिमाचल प्रदेश की मुख्य नदी है वो निकलती है। रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं इससे संबंधित। तो हिमाचल प्रदेश की कौन सी जल विद्युत परियोजना पूर्णतया भूमिगत है? जो पूरी तरह भूमि के अंदर बनी हुई है वो है संजय जल विद्युत परियोजना, या जिसको हम भावा जल विद्युत परियोजना भी कहते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, सतलुज नदी पर बनी हुई है बेसिकली। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो गिरी वाटा प्रोजेक्ट है ये किस जिले में? तो गिरी बेसिकली हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित प्रथम जल विद्युत परियोजना थी गिरी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको बनाया था 1964 में। और गिरी नदी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर को 2 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करती है। तो गिरी जल विद्युत परियोजना ये प्रोजेक्ट जो भी है ये सिरमौर में ही होगा। ठीक है, लारजी ट्रिब्यूटरी है डिस्ट्रिक्ट ब्यास की, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बहती है ये वाली खड्ड। तो ये वाली परियोजना लारजी कुल्लू में है। लारजी जो है वो बेसिकली कुल्लू में है, ब्यास नदी की सहायक नदी है। तो जो लारजी जल विद्युत परियोजना वो भी कहाँ पर हुई? कुल्लू में। 450 मेगावाट की बगलिहार ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, यहाँ पर याद रखना पड़ेगा हमें। तो बगलिहार जो जल विद्युत परियोजना है वो चिन्नाब नदी पर है, चिन्नाब। ठीक है, बगलिहार। और हिमाचल प्रदेश में एक रिसेंटली एक हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बना था, वो कहाँ पर बना था? बिलासपुर में। और पर्टिकुलर उस जगह का नाम पूछा जाता तो बांदला। ठीक है, ये रही हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर। ठीक है, गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर की एक इमेज। और ये रही उसके बारे में कुछ बेसिकली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। 2009 में जो है वो इसको स्वीकृति मिलती है। और 2016 में जो है वो इसको हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में इसको लेकर MOU साइन होते हैं। और 27 अप्रैल 2017 में ये जो है वो बेसिकली कार्यान्वित जो है वो हो जाती है। तो 27 अप्रैल 2017 से ये कार्य कर रही है। और बेसिकली ये पर्टिकुलर प्लेस कहाँ पर है जहाँ पर ये लोकेटेड है? तो बांदला, और बांदला है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। तो ये आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो रिमेंबर दीज थिंग। 8th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अमृता शेरगिल ये क्या थी? बेसिकली हु वाज अमृता शेरगिल? एक पेंटर थी, पोइटेस थी, एक्ट्रेस थी या डांसर थी? तो बेसिकली अमृता शेरगिल जो है वो हिमाचल प्रदेश से तो संबंधित नहीं है,
बेसिकली डायरेक्ट वे में तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है, लेकिन इन्होंने अपना जो बचपन है वो यहाँ पर शिमला में बिताया था, इसलिए हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। तो इनके बारे में डिस्कस करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखो, अमृता शेरगिल, इनका तो जन्म हुआ था बुडापेस्ट, हंगरी। बुडापेस्ट इज बेसिकली कैपिटल ऑफ हंगरी। वहाँ पर 30 जनवरी 1913 को ये जन्म लेती हैं। ठीक है, फिर अपने कुछ समय के बाद जो है वो यहाँ पर शिमला में आ जाते हैं और समर हिल में बस कर जो है वो आकर बस जाते हैं। 1921 ईस्वी में आते हैं बेसिकली, ये शिमला आ जाते हैं और वहाँ पर जो है वो समर हिल में बसते हैं। ठीक है, और वहाँ पर शिमला में एक स्कूल है, जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट स्कूल, वहाँ पर ये एडमिशन लेती हैं। ठीक है, 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ही इनको चित्रकारिता के प्रति जो है वो इनकी काफ़ी लगाव था, इनकी काफ़ी रुचि थी पेंटिंग में। ठीक है, तो इस रुचि को उन्होंने वो काफ़ी और ज़्यादा निखारा और 19 वर्ष में उन्होंने अपनी एक फर्स्ट पेंटिंग रिलीज़ की थी। एक ऑयली पेंटिंग थी ये, और उसको उन्होंने टाइटल दिया था यंग गर्ल। 1932 में इन्होंने इस पेंटिंग को बनाया था। उनकी पहली पेंटिंग थी, खुद की ही बनाई थी उन्होंने अपनी, और उसका टाइटल रखा था उन्होंने यंग गर्ल। काफ़ी आकर्षक पेंटिंग थी ये उनके द्वारा बनाई गई और इसका काफ़ी प्रभाव भी रहा था। तो इसी पेंटिंग के लिए उन्हें अखिल भारतीय ललित कला सोसाइटी जो है, जो दिल्ली में है, 1932 में इनको जो है वो चीफ कमिश्नर जो है वो प्राइज़ इस पेंटिंग के लिए दिया था। जो यंग गर्ल बनाई थी उन्होंने, खुद की पेंटिंग थी, एक ऑयली पेंटिंग थी, इसके लिए उनको चीफ कमिश्नर जो प्राइज़ दिया गया था वो 1932 में दिया गया था। और शिमला में बेसिकली वो 1937 तक जो है वो रही थी, और 1937 में उन्होंने अपनी एक शिमला में अंतिम जो पिक्चर बनाई थी उसका नाम था सिएस्टा और यंग टाइटल। ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है उनकी, और ये दोनों ही शिमला में बनाई थी उन्होंने बेसिकली। और शिमला में उनकी अंतिम तस्वीर का नाम है सिएस्टा। और 1941, 28 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उनका जो है वो लाहौर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में, वहाँ पर इनकी मृत्यु होती है। तो बेसिकली इन्होंने अपनी जो 28 वर्ष की एक छोटी सी ज़िंदगी में ही काफ़ी ज़्यादा देशों का जो वो उन्होंने भ्रमण किया हुआ है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बेसिकली इनकी उपलब्धि ये है कि उन्होंने इनको आधुनिक भारतीय जो कला है, मॉडर्न जो इंडियन आर्ट है, उसका अग्रदूत, पोइनूर जो है इनको बोला जाता है, वो कहा जाता है अमृता शेरगिल जी को। ठीक है, अमृता शेरगिल। और 20वीं शताब्दी की एक जो महान जो कलाकार हुए हैं उनमें से एक रही हैं अमृता शेरगिल। काफ़ी मुख्य जो है वो 20वीं शताब्दी का इनको कलाकार जो है वो माना जाता है। तो रिलेटेड क्वेश्चन जो अमृता शेरगिल जी से पूछा गया है, वो अमृता शेरगिल कौन थी? तो एक चित्रकार। बेसिकली ये चित्रकारिता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुई हैं अपनी। ठीक है, और अमृता शेरगिल जो है वो हिमाचल प्रदेश में इनडायरेक्ट वे से संबंधित है, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन के कई साल यहाँ पर गुजारे थे। उस जगह का नाम था शिमला, और शिमला में कहाँ? समर हिल में। ठीक है, तो ये थी अमृता शेरगिल की एनालिसिस। ये उनकी जो इमेज है एक। ठीक है, अमृता शेरगिल बेसिकली एक इंडियन पेंटर रही हैं। ठीक है, शिमला में भी इन्होंने अपना काफ़ी जो वक्त है वो बचपन के दिन यहीं गुजारे थे। तो काफ़ी एक टैलेंटेड पेंटर माना जाएगा इनको। बेसिकली इनको मॉडर्न इंडियन आर्ट का जो पोइनूर है वो ऐसे ही नहीं कहा जाता, इसके पीछे इनकी जो उपलब्धियां हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर भी चुके हैं, टेट जो आर्ट्स के लिए हुआ था, कम से कम 2-3 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो मैं आपको एक बार फिर बताऊंगा, आप इन एनालिसिस जो वीडियोस होते हैं इनको ज़रूर देखा करो, क्योंकि जो मैक्सिमम टाइम जो हिमाचल प्रदेश जी के या करंट अफेयर से जुड़े क्वेश्चन है वो एक दूसरे एग्ज़ाम में रिपीटेड होते रहते हैं। तो ये जो एनालिसिस हैं वो आपके लिए आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो 9th क्वेश्चन जो इस एग्ज़ाम में पूछा गया था कि 2019 में हिमाचल प्रदेश के किस कबड्डी खिलाड़ी को पद्मश्री मिला था? पद्मश्री। तो 2019 में पद्मश्री मिला अजय ठाकुर को। अजय ठाकुर इनफैक्ट ये पद्मश्री प्राप्त करने वाले हिमाचल प्रदेश के चौथे व्यक्ति हैं, 4th। तो फर्स्ट जो व्यक्ति हैं ये कमीशन के एग्जाम में पूछा जा चुका है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम पद्मश्री प्राप्त करते हैं कैलाश महाजन। कैलाश महाजन। ठीक है, अजय ठाकुर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अजय ठाकुर बिलोंग करते हैं
दवोटा गांव से। दवोटा गांव है नालागढ़ में, और इसलिए अजय ठाकुर जी बिलोंग करेंगे सोलन से। ठीक है। बेसिकली 2014 में जब एशियाई खेल हुए थे, तो मैं आपको एक बात 2014 के एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम और भारतीय महिला कबड्डी टीम, इन दोनों टीम में जो दोनों टीम हुई हैं भारत की, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है। तो इसमें से जो पुरुष कबड्डी टीम थी, उसमें से अजय ठाकुर जो थे वो इस टीम का हिस्सा रहे थे 2014 में। और जब लड़कियों वाली जो महिला कबड्डी टीम थी, इसमें से हिमाचल प्रदेश की 2 लड़कियां जो है वो इसका हिस्सा रही थी। एक का नाम था कविता ठाकुर और एक का नाम था पूजा ठाकुर, दोनों कुल्लू से हैं ये। ठीक है। और बेसिकली अजय ठाकुर जो है वो नेशनल कबड्डी टीम के पूर्व में कप्तान भी रह चुके हैं। ठीक है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से एक और जो है वो कबड्डी प्लेयर हुई हैं, प्रियंका नेगी। जब 2012 में जो महिला कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ था, जो भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जीता था, तो ये उस कबड्डी टीम का हिस्सा रही थी प्रियंका नेगी जी। सिलाई सिरमौर से हैं ये। तो हिमाचल में जो 4 कबड्डी प्लेयर हैं वो काफ़ी लोकप्रिय हैं, जिनके बारे में एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो एक हुए अजय ठाकुर, एक है प्रियंका नेगी सिलाई सिरमौर से, कविता ठाकुर और पूजा ठाकुर ये कुल्लू से। तो ये क्यों फेमस है मैंने आपको ये भी डिटेल से बता दिया। ये रही उनकी इमेजेस। ये हैं अजय ठाकुर जी, नालागढ़ से हैं ये हैं अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी प्रियंका नेगी सिलाई सिरमौर से, और ये हैं पूजा ठाकुर, ये पूजा ठाकुर, और ये है कविता ठाकुर। ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए उनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो हिमाचल प्रदेश की कौन सी महिला खिलाड़ी जो है वो 2014 के एशियाड में स्वर्ण पदक विजेता महिला कबड्डी टीम का सदस्य थी? तो बेसिकली वो 2 थी, एक थी कविता ठाकुर और एक थी पूजा ठाकुर। कुल्लू से ये दोनों ही। कविता ठाकुर ये किस खेल से संबंधित है? तो मैंने आपको बताया कबड्डी से। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के किस गांव में अजय ठाकुर जी का संबंध है, जो कि 2014 के स्वर्ण पदक विजेता पुरुष कबड्डी टीम का सदस्य थे? तो दवोटा गांव, उनके गांव का नाम पूछा हुआ है यहाँ पर। हिमाचल प्रदेश का राजकीय खेल जो है वो है वॉलीबॉल, और हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है उसका नाम है परशुराम अवार्ड। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1987 ईस्वी में जो है वो इस पुरस्कार की घोषणा की थी, और 1987 में इसका जो प्रथम एडिशन जो था वो सुमन रावत को मिला था। और ये एथलीट हैं बेसिकली, सुंदरनगर मंडी से हैं, और 1987 ईस्वी में ये परशुराम अवार्ड जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है उसकी प्रथम प्राप्त करता है ये। ठीक है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश जो टेट नवंबर 2019 पंजाबी लैंग्वेज के लिए हुआ था, उसमें जो हिमाचल प्रदेश जीके पूछा गया था उसकी एनालिसिस एक बार जो हमने जो क्वेश्चन इसमें आए हुए थे उनको डिटेल से डिस्कस किया। एक बार इन सभी क्वेश्चनों को एक बार रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था कि चंबा का कौन सा राजा था जिसने कैपिटल को भरमौर से चंबा ट्रांसफ़र किया था? वो था साहिल वर्मन। काफ़ी और डिटेल में इसके फैक्ट हमने डिस्कस किए। सेकंड क्वेश्चन जो इस एग्ज़ाम में पूछा गया था सुकेती फॉसिल पार्क, बेसिकली ये सुकेती जगह है, इसका एक्चुअल नाम शिवालिक फॉसिल पार्क है, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। ठीक है। बिच जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है बड़ा सिगरी, 25 किलोमीटर जो इसकी लेंथ है, चंद्रा घाटी में है ये, और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, बघाटी जो डायलेक्ट है ये सोलन में बोली जाती है, क्योंकि जो बघाट रियासत थी वो वर्तमान में सोलन जिले के अंदर जो है वो मर्ज हुई थी। ठीक है। लाहौल और कुल्लू जो वो 1846 ईस्वी में जब लाहौर ट्रीटी हुई थी सिखों और अंग्रेज़ों के बीच में, उस दौरान जो थी वो ब्रिटिश सरकार के अधीन जो थे वो आ गए थे ये दोनों जगहें। गुलेर जो स्टेट है या गुलेर रियासत जो है इसके फाउंडर थे हरिचंद, और हरिपुर जो थी वो इसकी कैपिटल थी गुलेर स्टेट की। सेवन्थ क्वेश्चन, जो उल्हा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन 70 मेगावाट का है, ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन, जो अमृता शेरगिल ये काफ़ी मशहूर चित्रकार थी
बेसिकली हिमाचल प्रदेश से ये इनडायरेक्ट वे में जुड़ी हुई, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन के जो कुछ दिन थे वो शिमला में बिताए थे। ठीक है। और 2019 में जो पद्मश्री प्राप्त करता हिमाचल प्रदेश से कबड्डी प्लेयर हुए हैं अजय ठाकुर जी, को भी ये मिला हुआ है। ठीक है। तो ये थी इस वीडियो की एनालिसिस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी नए सारे फैक्ट जो है वो आपको जानने, समझने को और याद रखने में उनको मदद मिली होगी। ठीक है। तो एट लास्ट, थैंक्स अ लॉट एंड गुड लक।